हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपकी अपनी संगीता दला। आज हम कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी से कक्षा 6 की हिस्ट्री का अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा नाम की एक लड़की है। वह अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, यानी न्यूज पर पड़ी। 100 साल पहले, 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, यानी लास्ट ईयर क्या हुआ था। तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की याद हो, जिसकी मेमोरी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, यानी लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम जो है आखेटकों, यानी शिकारियों से, पशुपालकों से, कृषकों से, शासकों से, व्यापारियों से, पुरोहितों से, शिल्पकारों से, कलाकारों से, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब भी हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, जो कि इस बुक की पृष्ठ संख्या 2 पर दिया गया है, उसमें हमें किसका पता लगाना है, नर्मदा नदी का। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। क्या करते थे, जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब इस पेज से जो जो क्वेश्चन बने हैं, कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यह जानने के लिए हम अखबार पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। आरंभिक लोग अपने भोजन के लिए, जो आरंभिक लोग थे वो अपने भोजन के लिए क्या इकट्ठा करते थे, तो आरंभिक लोग अपने भोजन के लिए जड़ें और फल इकट्ठा
करते थे। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। रसीदा कितने साल पहले की जानकारी प्राप्त करना चाहती थी? रसीदा 100 साल पहले की जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। हम पिछले साल क्या हुआ इसकी जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन बनता है कि हम पिछले साल क्या हुआ था इसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टेलीविजन देख सकते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, यानी जो भारत के उत्तर और पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं उनके विषय में पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये हमारे सामने भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है। तो इसमें हम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को ढूंढेंगे। ये हमारी सुलेमान पहाड़ी है और ये हमारी किरथर पहाड़ी है। यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। उसी के साथ यहाँ के लोग गांव में रहते थे और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरियों को पालतू बनाया। दूसरा हमें ढूंढना था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे लोग भोजन संग्रह थे, उसी के साथ फल, फूल और वहां के परिचित जंगल में जो परिचित खाद्य पदार्थ थे उनको खाते थे। उसी के साथ हमें विंध्य की पहाड़ियों को ढूंढना है और गारो की पहाड़ियां जहां सबसे पहले चावल की खेती की गई। अब इस पेज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। संग्रहालय हमें किस बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? तो संग्रहालय हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में भी जानकारी प्रदान करते हैं, कला और संस्कृति के विषय में भी और इतिहास और विरासत के विषय में भी। इसका क्वेश्चन हमारा आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदि मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए? तो आदि मानव ने सबसे पहले किसके औजार बनाए? पत्थर के औजार बनाए। उसके बाद हमारा कौन सा आंसर है? उसके बाद हमारा आंसर है बीते हुए क्वेश्चन नंबर 2। बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए हम इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
4 इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है? तो इतिहास से हम भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है, इतिहास भूतकाल को समझने में मदद करता है और इतिहास वर्तमान को समझने में भी हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हमें मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। किसका? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, जो सहायक नदी है कौन सी? सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। कैसे राज्य की स्थापना की? विशाल राज्य की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कैसी होती थी यात्रा? जोखिम भरी। किस कारण से? ऊंचे पर्वतों के कारण से, पहाड़ियों के कारण से, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण से। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए, धार्मिक जो गुरु थे वे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के इच्छा में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्री इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। अब हम देखते हैं मानचित्र 1 में, जो कि दक्षिणी एशिया। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण भाग में स्थित है।
तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान। और कौन सा देश है? अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, यानी दक्षिण एशिया क्या है? महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से, पहाड़ियों से तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। उसी के साथ भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल है और पश्चिम में ही अरब सागर है और लक्षद्वीप भी भारत के पश्चिम में ही स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। क्या स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में भारत के अंदर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे और भारत के पड़ोसी देश थे म्यांमार और चाइना। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से भारत के हमने सिंधु नदी की सहायक नदियां भी देख ली। हमने गंगा जो है, गंगा और उसकी सहायक नदी यानी गंगा नदी और उसकी सहायक नदी जो है सोन नदी, उसको भी हमने मानचित्र पर देख लिया है। और जो हमारा बिहार है वो अपने गंगा के दक्षिण में स्थित था, उसको वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें पढ़ी। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो इससे हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है हमारा कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम, अपने देश के लिए हम पराए क्या नाम यूज करते हैं? इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा गया? संस्कृत भाषा में सिंधु कहा गया। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। किसका पता लगाओ? ईरान और यूनान का। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? सिंधु को कहा
इंदोस और अथवा इंदोस, इंदोस अथवा इंदोस। इस नदी के, सिंधु नदी के पूर्व में यानी ईस्ट में जो भूमि प्रदेश है उसको कहा गया इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। हमारे कुल कितने वेद हैं? हमारे कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अतीत की जानकारी, अतीत की जो जानकारी है हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढो और उनको पढ़ो। ये पुस्तकें हाथ से, किससे लिखी गई है? हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या कहा गया है? पांडुलिपि। हाथ से लिखी होने के कारण अतीत की पुस्तकों को पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द कौन सी भाषा से निकला है? लैटिन। और इसमें मैनु जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। जो हमारी पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी होने के कारण उनको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा से निकला है जिसमें मैनु का अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारी पांडुलिपि है जो ताड़पत्र के ऊपर लिखी गई है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, किताब कैसे बनी? ताड़ के पत्तों को काटकर और उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल, कौन से पेड़ की छाल? बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। ये आपके सामने पांडुलिपि है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा लिया तथा कई पांडुलिपियों को इतने वर्षों में कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां आपको कहाँ मिलेगी? मंदिरों में, विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य है। कितने महाकाव्य हैं हमारे पास? 2। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। और नाटक, हमारा सबसे फेमस नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास जी ने, जो भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं।
ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का आदि चीजों का भी अध्ययन करते थे। जो आप अभी लेख देख रहे हैं लगभग कितना पुराना है? 250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान में कहां पर है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। नेक्स्ट, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। देखिए ये प्राचीन नगर से प्राप्त जो है क्या है? पात्र आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 वर्ष पूर्व। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये आप दाएं पुराना चांदी का सिक्का देख पा रहे हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे अलग है? क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी जिसे लकड़ी कहते हैं, पक्की मिट्टी की तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर हो सकते हैं और जल्दी नष्ट नहीं होते। पुरातत्वविद जो होते हैं वे जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिले होंगे? आगे देखेंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं।
स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं। किन जासूसों की तरह होते हैं? पुरातत्वविद, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। अतीत एक है या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए जो अतीत है, मायने उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा जो हमारे क्या है? पशुपालक हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से के जीवन से बहुत कैसा था? भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे लोग। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए, कहाँ रहने वाले लोग? शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। कौन रखते थे? शासक। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और, जैसे फिलहाल 2025 चल रहा है, और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म, किसके जन्म? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व वर्ष के बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, किस तरीके से हम इतिहास की तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में जो बीसी है, BC, उसको कहेंगे हिंदी में ईसवी पूर्व। क्या कहेंगे? ईसवी पूर्व। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या है? BC यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले क्या देखोगे? तिथियों से पहले कभी कभी तुम देखोगे AD लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? AD। AD हिंदी में इसे क्या कहते हैं?
ईस्वी, हिंदी में इसको कहेंगे ईस्वी। और यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। एनो, ए मीन एनो और डी मीन डोमिनी, डी मीन डोमिनी, एनो डोमिनी। ए मीन एनो, डी मीन डोमिनी, ए मीन एनो और डी मीन डोमिनी, और इसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी। नामक एनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से, कैसे शब्दों से? दो लैटिन शब्दों से बना था। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। किससे है इसका तात्पर्य? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह, कभी कभी हम एडी की जगह क्या यूज करते हैं? सीई, तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। तो सी अक्षरों का प्रयोग, सीई, सी मीन कॉमन, सी मीन हो गया हमारा कॉमन, और ई मीन हो गया ईरा, यानी कॉमन ईरा। ई मीन ईरा और सी मीन कॉमन, यानी कॉमन ईरा अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तथा बीसी का मतलब, बी का मतलब बिफोर, क्या है बी का मतलब? बिफोर, कॉमन, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, जब अंग्रेज भारत में आए। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। बीसी यानी बिफोर प्रेजेंट, बीसी यानी बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र में मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ जो राजा रानी रहते थे उनसे रिलेटेड है। आप देख पा रहे होगे यहाँ एक ही पिक्चर में आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। 3 लिपियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 2 लैंग्वेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। किस नाम का? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में, एक लेख है 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि में है। यानी 2 प्रकार की लिपि यूज की गई है, भाषा 3 यूज की गई है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। उस फ्रेम को क्या कहा गया? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर, जो एल अक्षर है हमारा शेर के लिए
ए अक्षर हमारा चिड़िया के लिए चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त है तो वे आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते हैं। कल्पना करो तुम एक पुरातत्वविद हो। यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे जो उपयोगी शब्द हैं। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो इसी के साथ ये कुछ तिथियां यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं। जैसे नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी, इस तरीके के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।